आपातकाल देश पर काला धब्बा, नितिन अग्रवाल। लखीमपुर खीरी जिले में आयोजित एक संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री और जिला प्रभारी नितिन अग्रवाल ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या और देश पर काला धब्बा करार दिया। भाजपा द्वारा आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल थोप दिया था। उन्होंने कहा, उस समय न कोई विदेशी हमला था, न गृह युद्ध, सिर्फ सत्ता लोलुपता के चलते पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार समाप्त कर दिए गए। मंत्री ने यह भी बताया कि उस समय भाजपा के कई बड़े नेता जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक जेल भेजे गए थे। शंकर जी विधायक हमारे मंजू जी, योगेश शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, जी, और यहाँ पे सभी सम्मानित पत्रकार। आज आपको यहाँ पे बुलाया है। कांग्रेस पार्टी ने जब इंदिरा जी के नेतृत्व में देश में इमरजेंसी को लागू किया था 25 जून 1975, और वो लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन था। आज उसकी 50वीं वर्षगांठ है और आज इसी के संबंध में आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक सिस्टम अगर कहीं किसी देश में कहा जाता है तो भारत में कहा जाता है। 25 जून 1975 एक वो ऐसा दिन था जिस दिन तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश को में इमरजेंसी लगा के आपातकाल थोपने का काम किया था, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया था। और ये जो आपातकाल था ये इसलिए नहीं लगाया गया था कि हमारा देश किसी से युद्ध कर रहा था या कोई बहुत आंतरिक कोई समस्या थी, कोई गृह युद्ध चल रहा था या कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपदा देश में आई थी। ये आपातकाल इसलिए लगाया गया था कि इंदिरा जी को 1971 के चुनाव में उनके चुनाव को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उनके विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे थे श्री राजनारायण जी, उन्होंने उनके चुनाव को चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द किया था। ये कहा गया था कि इंदिरा जी ने अपने लोकसभा के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, इस कारण उनका चुनाव रद्द किया गया था। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, जिससे सत्ता उनके हाथ में से न जाए, उसको बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने देश में आपातकाल घोषित किया 25 जून को। और आपातकाल घोषित करने के बाद जितनी लोकतांत्रिक संस्थानें थी प्रदेश देश में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको उन्होंने उनकी वर्किंग को रोक दिया गया था, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमें समझने की जरूरत है कि इंदिरा गांधी जब उनकी सरकार थी तो देश में बेरोजगारी चरम पे थी, महंगाई चरम पे थी, देश में जगह जगह पे छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे अन्य प्रदेशों में जो उनकी सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। और गुजरात में 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रेल हड़ताल करी गई थी जो पूरे देश में जिसका प्रभाव पड़ा था। उसके तुरंत बाद ही उस वक्त की प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। अन्य प्रदेशों में भी साथ बिहार भी था और भी प्रदेश थे जहाँ पे आंदोलन चल रहे थे।
और इसी को देखते हुए उनके उस डर से इंदिरा जी ने राष्ट्रपति शासन देश में आपातकाल लागू किया था। इंदिरा इसमें हमें ये देखने की बात है कि जो उन्होंने आपातकाल किया था उसमें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सभी प्रकार के रोक लगा दी गई, सभी प्रकार के डायलॉग पर रोक लगा दी गई थी, किसी को स्वतंत्रता नहीं थी बोलने की। हमारे जो संगठन थे, जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे, और उसमें से प्रमुख जो नेता थे माननीय उस वक्त माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, और भी जितने भी विपक्षी नेता थे, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के, सबको जेलों में डाल दिया गया था। और केवल नेता ही नहीं, देश के लाखों युवा नौजवानों को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। जो आंदोलन करता था, जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता था, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता था, उन सभी को जेलों में बंद कर दिया गया था। पत्रकारिता के जो पत्रकार थे या जो संस्थाएं थी, जो मीडिया हाउसेस थे, उन पे पाबंदी लगा दी गई थी। और यहाँ तक की पाबंदी लगाई थी कि अगर कोई न्यूज को छपना था या कोई आर्टिकल आना था, तो पहले उस वक्त उनका कार्यालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय उस चीज को वेट करता था, देखता था कि ये छपने लायक है या नहीं है, और जब वहां से अप्रूवल होती थी तब वो लेख या कोई भी न्यूज पेपरों में छापी जाती थी। इस तरीके का सिस्टम उस वक्त उनकी सरकार ने लगाया था। जिन माननीय न्यायाधीश ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस HR खन्ना, ये बहुत ही ईमानदार उस वक्त वो न्यायाधीश थे, जज थे, और उन्होंने निष्पक्ष फैसला कराया था। उनको भी देश के, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे और उनको देश का मुख्य न्यायाधीश बनना था, उनको भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया था। उस वक्त उनकी सरकार ने उनको रोक दिया गया था। इंदिरा जी ने बहुत सारे संविधान में संशोधन किए अपनी सत्ता बचाने के लिए, जिसमें संविधान में 38वां, 39वां, 40वां, 41वां बहुत सारे संशोधन किए। अलग अलग संशोधनों के रूप में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आपातकाल के दौरान जो भी फैसले उस वक्त की सरकार ने लिए थे, इंदिरा जी ने लिए थे, वो उसको कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता था। ये तो पूरी तरीके से तानाशाही उन्होंने पूरे देश में लागू कर दी थी कि जो आपातकाल के उन 3 वर्षों में जो भी फैसले उनकी सरकार ने लिए थे, उन्होंने लिए थे, कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। आपातकाल के दौरान उन्होंने किसी को भी, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को, अगर किसी पुलिस ने कोई गोली मार दी थी, उसका भी विरोध वो उनके परिवारजन कोर्ट में नहीं कर सकते थे। इस तरीके के संशोधन उन्होंने अपने चुनाव की वैधता संविधान में संशोधन करके ये सुनिश्चित कर लिया था कि जो कोर्ट उनका जो चुनाव प्रक्रिया थी, उस चुनाव प्रक्रिया को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। उन्होंने संशोधन किया, संविधान में संशोधन करके उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि किसी की भी जमीन, उसका घर, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर सरकार कब्जा कर सकती थी, सरकार अपने अधिग्रहण में ले सकती थी। इस तरीके के संविधानों में संशोधन उनकी सरकार ने किया। इसमें ये स्पष्ट है कि उनकी जो एक नारा दिया गया था उस वक्त, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा उस वक्त की उनके सरकार के जो चाटुकार थे, उनकी सरकार के, उनकी पार्टी के नेता थे, और इस हद तक ये प्रदर्शित करने का काम किया जा रहा था कि इस देश में इंदिरा जी के अलावा और कोई नेता नहीं है और ये देश की पहचान इंदिरा गांधी से है। इस लेवल की चाटुकारिता उस वक्त उनकी सरकार के, उनके पार्टी के लोगों ने उस परिवार की करी थी, और शायद यही कारण है कि इस चाटुकारिता का और इस तरीके के व्यवहार का उनको आदत पड़ी
और आज भी आप देखते हैं जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं या जिन जिन प्रदेशों में वो लोग रूल कर रहे हैं, वहां आज भी अगर उनकी सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो उस चीज को दबाया जाता है, रोका जाता है और बलपूर्वक उस पर कार्रवाई की जाती है। उनकी सेंसरशिप, मीडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को भंग कर दिया गया था उनकी सरकार ने जब इमरजेंसी लगाने का काम किया था। आज भी आप लोग देखते हैं कि जो उनका काम करने का तरीका है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले हुआ करता था कि केवल एक ही परिवार के हाथों में पूरी सत्ता रहती थी, डिसीजन मेकिंग एक ही परिवार के हाथ में रहती थी। उनकी सरकार में उनके जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल का समूह था, वो केवल हाँ और करने के लिए उनको बुलाया जाता था, क्योंकि सारी निर्णय लेने की जो पावर थी वो केवल एक ही व्यक्ति के पास थी। और आज भी ये देखा जाता है कि इतने वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी इस कल्चर से निकल नहीं पाई है। आज भी पूरी कांग्रेस पार्टी केवल एक ही परिवार के पीछे चलती है और एक ही परिवार को अपना नेता मानती है और उन्हीं के पास पूरी पार्टी की डिसीजन मेकिंग पावर है। ये उनका वर्किंग कल्चर है, जो अभी तक उस वर्किंग कल्चर को वो नहीं भुला पाए हैं, नहीं हटा पाए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि जितना वर्ष आपातकाल का रहा और उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसमें सभी प्रकार की बंदिशें कर दी गई थी, सभी प्रकार से रोक लगा दी गई थी, और यहाँ तक कि ऐसे लोग जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे उन पे गोलियां चलवाई गई थी। और खासतौर से उनके बेटे संजय गांधी, जो उस वक्त उनकी सरकार में सबसे प्रभावशाली थे, और लगभग सभी जो मेजर फैसले होते थे वो संजय गांधी सरकार के लेते थे। उन्होंने भी इस आपातकाल का पूरा फायदा उठाया और अपने गलत निर्णयों को देश के ऊपर थोपने का काम किया था। मैं आज आप लोगों से ये जरूर इस माध्यम से ये कहूंगा कि वो काला अध्याय देश कभी भुला नहीं सकता। जिन लोगों को आपातकाल में जेल भेजा गया, प्रताड़ना उनको सहनी पड़ी, जिन लोगों में यहाँ तक कि जो राजनेता थे, इसमें एक बड़ा उदाहरण मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि आदरणीय जो आज देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आपातकाल के समय जब उनको जेल में डाला गया था, उनकी माता जी का देहांत हुआ था, उस वक्त उनकी अंत्येष्टि में भी उनको नहीं जाने दिया गया था। और ऐसे बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिनको अपने परिवार के अंत्येष्टि में जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। ये ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार थी जिसने देश के लोकतंत्र का गला घोटा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए देश की करोड़ों जनता को आपातकाल के अंधेरे में ढकेलने का काम किया, देश को अंधेरे में ढकेलने का काम किया, अपने स्वार्थ, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए कि हम सत्ता में बने रहें। उन्होंने देश को कई सालों पीछे भेज दिया था और जिस तरीके से हर चीज पे कब्जा करने का काम इस सरकार ने किया था, उस सरकार को सजा आपातकाल के बाद मिली और इंदिरा जी की बहुत बुरी तरीके से देश में हार हुई, विपक्ष की सरकार बनी थी और तब देश की जनता ने अपना जवाब उस सरकार को, उस अलोकतांत्रिक सरकार को दिया था। आज उसकी 50वीं वर्षगांठ है। हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज कांग्रेस जिस लोकतंत्र की बात करती है, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात करती है, ये वही पार्टी है जिसने देश में लोकतंत्र खत्म किया था, लोकतंत्र का गला घोटा था। आज वो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं। मैं ये कहूंगा उन लोगों से कि आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए और देश ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को, ऐसे नेतृत्व को, ऐसी पार्टियों को कभी माफ नहीं करेगा। आज उसकी 50वीं वर्षगांठ है और उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने उस भीषण आपदा में कहूंगा उसमें डटकर मुकाबला किया उस अलोकतांत्रिक सरकार का। और आज बहुत सारे लोग उसमें हमारे बीच में हैं भी जिन्होंने प्रताड़ना देखी है, झेली है। मैं उन सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत इस पत्रकार वार्ता में
आभार व्यक्त करता लखीमपुर हूं। खीरी से अमित मौर्य के साथ निधि पांडे की खास रिपोर्ट। Yeah.